हेलो दोस्तों, केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आप पिछले वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्लास 10 का यूपी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करा रहे हैं। ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से है। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनको देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप इस को समझ पाएंगे। आज पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन 4 तक सॉल्व किए थे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक एक क्वेश्चन इसलिए सॉल्व किया जा रहा है ना, क्योंकि इसमें फर्स्ट चैप्टर में जो है 1.1 के चैप्टर में, यहाँ लिख लीजिए आप, चैप्टर 1.1 ही है ये। इसमें सभी क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चन बताना पड़ रहा है और ज़्यादा लेक्चर हो जाएंगे वीडियो के। बट जैसे ही आगे हमारा क्लास बढ़ेगा और चैप्टरों का इतना वीडियो नहीं बनाना, मतलब इतना ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, क्योंकि हम हर टाइप के क्वेश्चन को लेके आएंगे। सिर्फ ये नहीं कि पूरे जो हमारा चैप्टर है पूरे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कराएंगे हम। जैसे 1 से लेकर 4 तक हमारा टॉपिक लेसन है, तो उसमें हम देखेंगे कि 1 से लेकर 4 तक में कितने टाइप के क्वेश्चन आए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को बस यहाँ सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन 4 तक देख लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मज़ा आएगा और आपको कुछ नया भी सीखने को मिल सकता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 के रूप का होता है, ठीक है। 1 नहीं रहना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा, जो है 1 की जगह क्या होना, 8 होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक्स हो गया था। 9m या घन पूर्णांक हमारा किस टाइप का रहेगा, 9m या 9m+8 का रूप का होता है। तो इसके लिए आपको हम बताए थे कुछ ऐसे प्रयोग सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में क्या होता है कि कुछ चीज़ें वहीं बार बार रिपीट लिखी जाती है। जैसे आपको लिखना पड़ेगा, इसको हम किस थ्योरी से हल करेंगे, यूक्लिड विभाजन। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। इसमें हम कुछ मानेंगे, क्या मानेंगे हम लोग, माना दो धनात्मक सिद्ध करने के लिए, ये हमें इस रूप में दिखाने के लिए बाबू हमें कुछ मानना पड़ेगा, कुछ एलिमेंट को यहाँ मानेंगे हम, तो उस रूप का हमें सिद्ध करने में सहायता मिलेगी। तो पहले हम मान लेते हैं, माना दो धनात्मक पूर्णांक a, b के लिए क्या, q व r के अद्वितीय मान हैं। तो मान इस प्रकार हैं, ऐसे लिख लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अद्वितीय मान कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, पिछले क्वेश्चनों में देखा होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि यहाँ जैसे धनात्मक पूर्णांक घन के लिए है ना, उसमें वर्ग के लिए आया था, किसी में विषम के पूर्णांक के लिए आया था, सम पूर्णांक के लिए आ सकता है। तो हमें क्या करना है, ये जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, ये हर में लिखना पड़ता है। और हमारा जो इसमें कुछ किस प्रकार का हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, A = BQ+R, जहाँ पर R का मान किस पे निर्भर करता है, R का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, बट हमेशा किससे, B से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। क्यों, B हमारा क्या है,
यहाँ पे हमने बताया था आपको b हमारा है भाजक, भाजक मतलब जिससे हम भाग देते हैं। यदि r क्या है, शेषफल है, जान रहे हैं आप। यदि हमारा भाग देने वाला ही r से बड़ा छोटा हो जाएगा तो मतलब भाग क्या है, और बड़ा भी चला जाएगा। इसलिए हमेशा r का मान क्या होना चाहिए, b से छोटा ही रहेगा, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। क्वेश्चन में यहाँ पे जो लिखा है 9m प्लस 8, इस 9m को हम ना b का मान निकालने, वो b का मान दिया है, आप क्वेश्चन से b का मान 9 लिख सकते हैं, और जो b का मान है ना इसको गुणनखंड कर लीजिए इसको ये भी तो लिख सकते हैं हम 3 × 3, इसके दो अभाज्य गुणनखंड। अब b का मान हम केवल 3 लेंगे, ठीक है। 3 क्यों लेंगे, क्योंकि हम 9 का मान b का मान 9 ले लेते हैं बाबू, तो होगा क्या, r का मान बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जिससे हमें बहुत ज़्यादा सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम यदि इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, उसमें से किसी एक को उठा लेंगे और उसके लिए ये प्रूफ करके दिखा देंगे इस रूप का होता है, तो ये 9 के लिए भी सत्य होगा, उससे आगे जो हमारा आएगा पूर्णांक उसके लिए भी ये सत्य होगा। तो यहाँ से r का मान आप देख रहे हैं क्या हो सकता है, r का मान हो सकता है क्या क्या, b से छोटा। b से छोटा कौन कौन नंबर होगा, यहाँ पे 3 बड़ा, सबसे बड़ा नंबर है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इतना हो सकता है सिर्फ b r का मान हमारा। यदि मान लीजिए हम यदि b का मान यहाँ अंदर 9 ले लेंगे तो क्या होगा, 0 से लेकर 8 तक का नंबर लिखना पड़ जाएगा, और 0 से 8 तक का नंबर लिखेंगे, उससे जो हम केस बाय केस बना के ऐसे हल करते हैं वो करेंगे तो 8 बार बनाना पड़ जाएगा, जो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन हम यदि इसी से कर लेते हैं ना तो जल्दी हो जाएगा, प्लस इसके लिए यदि सही हो रहा है स्टेटमेंट तो उसके लिए भी 9 के लिए भी सही होगा। तो यहाँ हम केस 1 देखेंगे, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप केस 1। केस 1 में क्या होगा, b का मान रखेंगे, b का मान हमेशा हर जगह क्या रहता है, एक ही रहता है, r का मान बदलता रहता है, क्योंकि यहाँ 3 मान है ना। केस 1 में 0 रखेंगे, केस 2 में 1 रखेंगे, केस 3 में 2 रखेंगे, तो r का मान 0। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे है यूक्लिड विभाजन का, प्रमेयिका का, इसमें इसको मान रखेंगे। तो a बराबर हमारा क्या है, यहाँ से आएगा हल होके 3, b का मान 3 है ना, उसके बाद q का मान तो वही रहेगा, प्लस r का मान 0। तो यहाँ से क्या आया, a बराबर 3q। ये घन के लिए है ना बाबू, धन पूर्णांक घन की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का यहाँ पे क्या करेंगे, घन करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे आप, जो भी काम यहाँ करेंगे आप लिखते जाएंगे, नहीं तो आपका नंबर कट जाएंगे। यदि आपको पूरा नंबर चाहिए, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर लाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा क्वेश्चन को, अन्यथा नंबर कम मिलेंगे। दोनों पक्षों का यहाँ क्या कर देंगे आप, घन कर ले, ठीक है। घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस 3q का क्यूब। तो a का क्यूब बराबर यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 3 यहाँ लिख सकते हैं 27 क्यूब का क्यूब। इसको a भी तो लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, 3 × 9 क्यूब, नहीं ये नहीं लिखेंगे, हमको इस रूप का लाना है ना। इस रूप का लाने के लिए हम क्या लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे 9 लिखेंगे इंटू क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में 3q, ठीक है, इसका क्यूब, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, 3q का क्यूब लिख देंगे, बाकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, जहाँ पर यहाँ मानना पड़ेगा, जहाँ 3 का क्यूब इक्वल टू क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, ठीक है। और m लिखेंगे जैसे ही तो ये क्या हो जाएगा, 9m बन जाएगा, ठीक है। केस फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया और हमारा क्या है, इतना आ गया। अब केस 2 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। केस 2 में हम क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो इसमें किए हैं वही करना है। केस 2 में हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर केस 2 लिख दिए, b का मान वही रहेगा आपका, और r का मान इस बार 1,
ये पहले केस के लिए था, ये दूसरा, ये तीसरा। तो यहाँ 1 रखेंगे जब r का मान, तो हमारा क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बन के आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, a = 3q + 1 ये बनेगा। हमें घन के लिए यहाँ पर लाना है, तो घन के लिए क्या करना, दोनों पक्षों का क्यूब करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। दोनों पक्षों का घन कर लेंगे, a का क्यूब हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा 3q + 1 का क्यूब। आपने पिछले क्लास में देखा होगा फार्मूला a + b का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब b का क्यूब + 3ab इंटू यहाँ a + b, ये होता है। इसमें हम अप्लाई करेंगे इसको, तो इधर वाला तो ऐसे रख देंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ऐसे आप करते आएंगे। जैसे स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हुआ, स्टेप 2 को ही कंप्लीट करके हम क्या लाएंगे यम के रूप में। तो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, a क्यूब इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब मतलब क्या 3q का क्यूब 27 क्यूब हो जाएगा, + 1 का क्यूब 1 लिख सकते हैं आप, यहाँ 3 लिखेंगे, और a क्या है 3 × 3q + × 1 ब्रैकेट में 3q + 1, ये हो गया। इसको पूरा एकदम ब्रैकेट हटा लेंगे, ठीक। 27q का क्यूब + 1 + 3 3 जा 9, 9 में 3 का ब्रैकेट लाएंगे, 9 3 27 q का स्क्वायर + 3 3 के 9 1 कम 9 q 9 q, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जिसमें जिसमें q हो उसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे हम 9, ठीक है। 9 कॉमन लेंगे, तो इसमें 9 कॉमन है, ठीक। 9 कॉमन है तो ले लेते हैं, यहाँ पे 3q का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3q स्क्वायर + 1, और यहाँ पे एक प्लस बचा है जो इसको इधर लिख लीजिए। अब क्या करेंगे बाबू, इस बार हम इसको यम मानेंगे पूरा। हमें क्या करना है, इस रूप में लाने के लिए इसको बार बार मानना पड़ेगा। तो यहाँ फिर मान लेंगे इसको, यहाँ लिख देंगे क्या 3 का क्यूब + 3q स्क्वायर + 1 = यम, ठीक है। तो यहाँ मानेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 9, और इसका मान हमने यम माना, ये यम हो जाएगा, प्लस ये 1 है, इसको 1 ऐसे लिख लीजिए। हमारे केस 2 से हमारा क्या रूप प्राप्त हुआ, ये रूप प्राप्त हुआ, और केस 1 से ये। अब हम केस 3 लाएंगे, तो आप इधर का तो नोट कर लिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक मिटा लेते हैं, उसके आगे का स्टेप इधर रहेगा, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर क्योंकि जगह नहीं है इसलिए इसको मिटा लेते हैं हम लोग। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। आप लोग तो इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पीछे रिवर्स भी कर सकते हैं। इसको नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसका काम है। तो यहाँ पे हम केस 2 तक हो गया, केस 3 देख लेते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि सर सिर्फ लिख रहे हैं, हम लोग बस सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इससे कोई मतलब है नहीं, लग रहा है बस है। ये आपको करना ही पड़ेगा। ये हम इसलिए अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये कंप्लीट होगा जैसे ही हम बताएंगे क्या लिखना है। बस जो हमारा क्वेश्चन को करने का तरीका है बस यही है। तो हम इसमें क्या रखेंगे बाबू, इस बार b का मान 3 ही रखेंगे और r का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो इसको सॉल्व करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख लीजिए, 3q + 2 हो जाएगा। हमें क्या हर बार यही काम करना पड़ रहा है, दोनों पक्षों का यहाँ भी q करना पड़ेगा। ठीक है, तो a का क्यूब हो जाएगा = 3q + 2 का क्यूब इधर हो जाएगा। इसी वाले जो हमारा फार्मूला है इस पर हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 27 क्यू का क्यू हो जाएगा।
फिर 8 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस क्या करना था उसके बाद 3ab मतलब 3 दूनी 6 3 18 क्यू, ठीक है, प्लस यहाँ ब्रैकेट में 3q + 2, यही ना होगा। इस फार्मूले से इसको ओपन किया गया है। उसके बाद आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको अभी और ओपन करेंगे क्योंकि अभी पूरा पूरा नहीं ओपन हुआ है। प्लस 18q का अंदर मल्टीप्लाई करने 18 × 54 q² प्लस 18 दूनी 36 q। अब क्या हुआ, इसको हम इसमें भी कॉमन लेंगे। देखिए q जिसमें है उसमें से हमें कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, ऐसा कॉमन लेना है कि हमारा जो बाहर 9 कॉमन लेंगे, जो तीनों में है क्या है, इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ 3q का q प्लस इसको कुछ नहीं करेंगे, इसमें से 9 डिवाइड करेंगे कितना 9 × 6 = 54 होता है, प्लस 3q में से 4q हो जाएगा। यहाँ 9 कॉमन लिया गया है, 9 3 जा करेंगे इतना आ जाएगा, 9 का फिर टेबल 6 में पढ़ेंगे इतना आ जाएगा, 9 का टेबल 4 में पढ़ेंगे इतना आ जाएगा, और प्लस 8 है इसको लास्ट में रहने देंगे, ठीक है। अभी तो आप लोग को दिख रहा होगा लेकिन थोड़ी देर में नहीं दिखेगा। चलिए तो अभी एक स्टेप और ले लेते हैं, हमको लग रहा है कि अभी दिख रहा होगा, एक स्टेप कम से कम तो ले ही सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसको यम मानेंगे, फिर जैसे हर क्वेश्चन में हम यहाँ पे मान रहे थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे माना गया, अब यहाँ पर भी क्या करना होगा, मानना होगा। यहाँ ऐसे लाइन से नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के अब लिख सकते हैं, माना क्या, माना 3 का क्यू प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यू, इसको हम क्या मानेंगे, कैपिटल एम मान लेंगे बाबू, इतना को कैपिटल एम मान लीजिए आप। उसके बाद जहाँ जहाँ इतना है क्वेश्चन में उसको एम मान लिख लेंगे, तो ए का इधर क्यू हो जाएगा = 9, इसका यम हो गया पूरा टोटल, और इधर 8 बचा है, इसका देखिए 8 लिख दीजिए। आप यहाँ देख रहे होंगे हमने पिछली बार पहली बार किया था तो क्या आया था हमारा केस फर्स्ट में, देखे होंगे आप कि 9 यम आया था ना, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं अभी, ये लिखना नहीं है। और दूसरी बार हमने केस 2 में क्या प्राप्त किया, ये प्राप्त किया, और केस 3 में हमारा क्या आ गया 9m + 8 आ गया। 1.2 को, चैप्टर 1.2 को देखेंगे, उसे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं। जैसे आप पिछली क्लास कक्षाओं में पढ़े होंगे कि दो संख्याओं का, नहीं सॉरी, ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिख लेंगे अपने तरफ से आप, ठीक है, मस और इनका लस, ठीक है, पहली संख्या लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक, संख्या और दूसरी संख्या। यदि दो संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनका जो मस होगा और लस होगा ना, उनका भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो इक्वल होगा। इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा आएगा। इसमें हम थोड़ा सा बस आपको रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि आपको ये क्या रहे, याद रहेगा तो ठीक रहेगा। दूसरा नोट करने वाली बात क्या है, दूसरा नोट करने वाली बात यह है कि अभी तक आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का थ्योरम पढ़े, उसके बारे में जाने, लेकिन उसकी एक गलती है जो यहाँ पे आपको बताएंगे हम। गलती ये है कि मान लीजिए दो संख्याएं लिखी हो, मान लीजिए दो संख्या लिखी है, तो आप इसका एलसीएम जो मसा निकालना होता है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकाल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए 3 संख्या दे दिया जाए तब आप इसको नहीं निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसके लिए आपको क्या होगा, पिछली कक्षाओं में जो आप क्लास में पढ़े हैं उस पे जाना पड़ेगा। उस पे जाने का मतलब क्या, उस थ्योरी से ही इसका मसा निकालना पड़ेगा आपको।
केवल 2 यूक्लिड ने जो अपना बताया प्रमेय एल्गोरिथम प्रमेय दिया, सिद्धांत दिया है, वो केवल 2 संख्याओं के लिए सत्य है। 2 से ज़्यादा संख्याएं दे दी जाए और उसका मौसा निकालने के लिए आपसे कह दिया जाए इस विधि से, जो इनका यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उसके अनुसार, तो आप इसका नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बस गलती है, इसके बारे में आपको बताना था। और मसा और लसा तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, निकालना भी जानते होंगे। और तीसरी बात यहाँ पे आप देख लीजिए ये कि यदि 2 संख्याओं का मसा और लसा निकालना है तो आप जानते हो कि महत्तम घात वाले संख्याओं को ले लेते हैं। जब उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के बाद महत्तम घात वाले संख्याओं को हम लेते हैं तो वो क्या बन के आता है, लसा बन के आता है। यदि छोटे घात वालों को लेते हैं अभाज्य गुणनखंड करने के बाद तो क्या होता है, उसका जो कॉमन रहता है दोनों में, वो उसका मसा रहता है। वो आप क्वेश्चन में देखेंगे। उससे पहले एक और चीज़ जान लेते हैं, अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया था। वहां पर आपने जाना होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या होता है, यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड प्राप्त हो जाए तो वह अभाज्य संख्या नहीं होता है। यही ना नंबर सिस्टम में हमने आपको बताया, यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या है तो उसका 2 से ज्यादा गुणनखंड आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं प्राप्त? यदि 2 से ज्यादा आपको प्राप्त हो गया उसका गुणनखंड तो वो समझ लीजिए क्या, अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या है। यदि आप हमारे नंबर सिस्टम वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको जाकर एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि इस जो चैप्टर है हमारा है पहला, इसमें नंबर का ही तो प्रयोग किया गया है। हर जगह नाम आएगा, अभाज्य संख्या, सम संख्या, पूर्णांक संख्या, को प्राइम नंबर जो होता है, सह अभाज्य संख्या, ऐसे जो नाम आएंगे आपको बार बार परेशान करेंगे। इससे ज्यादा यदि आप इस वीडियो को सीरीज को देख रहे हैं तो इससे पहले आप सबसे पहले नंबर सिस्टम के वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, क्या, अंडर रूट कोई भी संख्या हो उसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो आएगा भी क्रम बाई क्रम आएगा, पहले इसको देख लेते हैं आप। ठीक है, हमें कह रहा है 140 और 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें अभाज्य गुणनखंड इसका करना होगा। जैसे 140 और कौन सा संख्या है उसको लिख लेते हैं यहाँ पहले। तो हम इसको भाग विधि से यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं, जैसे आप पिछली कक्षाओं में ये पढ़े होंगे। ठीक है, बारी बारी से करेंगे। 2 से पहले 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 से नहीं करता तो 3 से करते, 3 से नहीं करता तो 4 से काटते हैं। ठीक है भाई, ये तो आप जानते ही होंगे, ये सब तो नॉर्मल चीज़ है पिछली कक्षाओं में। यदि आप नहीं जानते हैं तो कमेंट में यस या नो लिखकर बता दीजिएगा, हम ये कैसे होता है उसके बारे में बता दीजिए। 2 से 140 काटना है, 2 बार में काट। पहले नंबर किसी भी संख्या को कैसे काटते हैं, पहले 2 से ही काटते हैं बाबू। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं कटेगा 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। हर का एक कटने का अलग मतलब क्या इसके लिए कंडीशन होता है, वो भी होता है, वो भी बताया जाएगा। लेकिन यदि आपको पहले से आते हैं तो कोई बात नहीं, आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, जाहिर सी उम्मीद है, पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि ये आपको आते होंगे। तो 2 से काटें 70 बार में, 2 को 70 बार में काटेंगे तो 35 अब 2 से नहीं कटेगा। 2 से कटने के लिए कंडीशन 0 या लास्ट में कोई भी सम संख्या रहता है। अब 5 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा। कटने के लिए 3 से क्या होता है, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाता है तो कट जाता है। 7 बार में कटेगा, 7 फिर 1 बार में कटेगा, जैसे ही 1 आ जाता है छोड़ देते। तो हमने 140 का गुणनखंड किया तो क्या आया, बन के ये आया।
ए आया तो इसको हम पावर के रूप में लिख लेते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, बस इसको पावर के रूप में लिखे। अब 156 को कर लेंगे यहाँ पर, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। फिर से 2 से काटिए, 7, 2 7 14, 1 15, 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 3 के 9, फिर अब किसे कटेगा सीधे 13 से। ठीक है, सॉरी ये लिखना चाहिए, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाता है, आप लोग देख लीजिए, आप जानते हैं लिखने में हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब जान रहे हैं तो आप जान जाएंगे यहाँ क्या है, थोड़ा लिखने में हो सकता है गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। अब हमने ये इसका गुणनखंड किया, ये आया, इसको हम पावर के रूप में लिख लेंगे। आप इसमें देख रहे होंगे क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा था, 140 और 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए, हमने कर दिया कि नहीं, ये हो गया और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे अब इसके लिए। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, क्यों था उसको अब स्क्वायर बना लीजिएगा। ठीक है, छोटी मोटी गलती हो जा रही है, आप समझदार हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप समझ ही रहेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर ही आएगा, क्यों आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 26 और 91 का क्या निकालना है, मौसा और लौसा निकालना है। और फिर एक फार्मूला आप जानते होंगे क्या, हमारा पहले नोट पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्या है नोट, क्वेश्चन से पहले क्या लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए तथा इसकी क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पे आने से पहले आपको हम एक फार्मूला बता दे रहे हैं। फार्मूला क्या है, उसके चैप्टर में हम स्टार्ट करने से पहले आप उसके बारे में चर्चा हुई थी, क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुणे क्या, लौसा। इसके बारे में शुरू में चर्चा हुई थी ना, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का मौसा निकालना है बाबू, फिर लौसा निकालेंगे और दोनों संख्याओं क्या है हमारा 26 और 91 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मौसा और लौसा का मल्टीप्लाई करेंगे। यदि सेम आ रहा है तो मतलब क्या है, इस फार्मूले पर इसको रखेंगे, सेम आ रहा है तो मतलब हमारा क्या है, उत्तर सही है। पहले हम क्या करेंगे, इसका मौसा लौसा निकालने के लिए करना पड़ेगा आपको ये काम, पहले कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए इसको, 2 से कटेगा नहीं, अब 13 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, तो हमारा 26 का जो गुणनखंड आया क्या आया, 2 गुणे 13। और उसी तरह फिर यहाँ 91 का कर लेंगे आप। ठीक है, 7 से काटेंगे सीधे। ठीक, हमारा 91 का क्या आएगा, ये 7 गुणे 13। ये तो आप करना जानते होंगे। ठीक है, ये तो आसान है, नहीं तो आपको क्वेश्चन आएंगे कैसे सॉल्व करने। ठीक, तो अब हमने यहाँ ये 2 से न कट रहा था, न 3 से, न 5 से, तो हमने सीधे क्या 7 से काटा। उसके बाद 13 से 13 कटेगा, 13 बार एक बार में कट गया, हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गया। मौसा के लिए आप क्या जानते हैं, मौसा कहिए चाहे HCF कहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है इसका, जो संख्या दोनों में क्या होती है, कॉमन, और उसका घात क्या होना चाहिए, कम से कम वाला। तो यहाँ पे संख्या कौन दोनों में कॉमन है और सबसे कम घात है, कौन है, 13 ही तो है बाबू। 13 ही ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है और सबसे कम घात 13 का लिखना होगा। तो 1 ही दोनों में आया तो 1 ही एक बार लिखेंगे सीधे। और लौसा में क्या होता है आप जानते हैं, LCM, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल। इसमें क्या होता है, जो दोनों में क्या हो, कॉमन भी हो और क्या हो, जो दोनों में कॉमन हो
उसको भी ले लेंगे, उसका हाईएस्ट पावर, जो संख्या दोनों में कॉमन हो वो उसका हाईएस्ट पावर ले लेंगे, प्लस जो संख्या बच रही है उसको भी ले लेंगे, उसके लोएस्ट पावर को। तो जो संख्या दोनों में कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, तो 13 दोनों में कॉमन है, पहले उसको ले लिया हमने। उसके बाद जो संख्या बच रही है उसका सबसे कम घात, 2 का 1 घात है 2 को ले लेंगे, 7 का 1 घात है 7 ले लेंगे। सबका आपस में क्या करेंगे बाबू, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आ जाएगा, 26 × 7, ये ना होगा, इसको आप कर लीजिए। क्या आया हमारा, 6 से 42 को 2 हाथ में आया 4, 7 दूना 14, 4 18, 182 का आया, ये लौसा आया और मौसा हमारा 13 आया। एक काम रफ पे कर लेंगे आप, बगल में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं होगा तो भी, क्योंकि ये रफ काम था। अब हमें क्या करना है, इस फार्मूले में हम इसको क्या रखेंगे, हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल के आ गया और संख्या भी दोनों हमें पता है। पहली संख्या क्या है यहाँ पर हमारा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या क्या है 26, दूसरी संख्या क्या है 91, और इधर हमारा मौसा क्या आया है 13 आया है, और ये क्या आया है लौसा क्या आया है 182। ठीक, 26 और 91 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इधर, छः का 1 बार करेंगे, फिर 6 का 9 में करेंगे 54, 2 एकम 2, 2 9 18, 6 4 2 6, ठीक है, 5 8 13, 1 1 2, हिन आएगा क्या आएगा 23 66, इधर आ गया, और इधर इस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 दूनी 26 के 6 हाथ में आज 2, 13 8 100 कितना होता है 4, 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 लिखेंगे 10 कैरी, 13 कम 13 10 क्या होता है 23। देख रहे हैं आप दोनों साइड LHS और RHS क्या आ गया, सेम आ गया। तो हम हमने दोनों संख्याओं को क्या निकाला, बारी बारी से मौसा और लौसा निकाला, और इस फार्मूले पर इनको क्या किया, अप्लाई किया। उसके बाद ये काम रफ का है, उसके बाद हमारा दोनों क्या हल हो गया RHS और LHS बराबर आ गया। तो अतः यहाँ लिख सकते हैं क्या आप, अतः उत्तर सही है, सही है ना, क्यों, क्योंकि यही तो काम करना था, एचसीएफ और एलसीएम निकालकर हमें उत्तर की जांच करनी थी, तो उत्तर हमारा सही आ गया। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन हमारा 3 यहाँ क्या है, कह रहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए कुछ जानना पड़ेगा आपको। क्या जानना पड़ेगा, यदि मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 6 नहीं, ये आप जान लीजिए कि 6 का मान लीजिए गुणनखंड करते हैं 2 और 3 आता है, तो इसका 0 पर समाप्त होगा, ये नहीं हो रहा है। लेकिन 10 का करेंगे आप 2 × 5 आ रहा है, तो ये 0 पर समाप्त हो जाएगा। क्यों हो जा रहा है, यदि किसी भी संख्या का फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं, यदि उसमें एक सम संख्या किसी सम संख्या का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी उसका यूनिट डिजिट कह लीजिए, यहाँ यूनिट डिजिट की ही बात वो कर रहा है, ये यूनिट डिजिट की ही बात कर रहा है। यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 कब आपको प्राप्त हो सकता है, या वो संख्या 0 कब प्राप्त हो सकती है, जब उसमें 5 और 2 आएगा, या तो 5 के जगह तो 5 रहे ठीक है, लेकिन 2 के जगह कोई भी सम संख्या होगा तभी वो संख्या क्या हो सकती है 0 हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने 2 का गुणनखंड किया, 2 और 3 आया, ये 0 पर कभी समाप्त नहीं हो गया, ये संख्या का वैल्यू जो है 0 नहीं हो सकता है। बट इस संख्या का वैल्यू क्या है 0 है। क्यों हो रहा है, हमारा ये प्रमेय है कि यदि किसी भी सम संख्या के साथ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए
तो उसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 निकल जाएगा। या आप यह कब भी कर सकते हैं, इसकी उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या संख्या दिया है, इसका पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 6 के पावर n दिया है ना बाबू, तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं 6 का, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप घातांक में पढ़े होंगे, ये अलग अलग घात है तो इसको एक ऐसे होल पावर लिखा गया है, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्या आप यहाँ देख रहे हैं 2 और 3 कोई एक ऐसा नंबर आ रहा है, 2 तो आया हमारा, बट 3 के जगह 5 यदि नहीं आ रहा है तो इस संख्या का कभी भी 0, ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, चाहे उसका पावर कुछ भी हो। यदि संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आएंगे। ठीक है, कैप गिर गया, उठा लेते हैं इसको। यदि समाप्त नहीं हो रहा है तो नहीं आए, तो हम इस यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हम जानते हैं, यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं, या बस आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद लिखना पड़ेगा अतः हम जानते हैं किससे, अतः हम जानते हैं कि प्रमेय, अतः हम जानते हैं अतः हम ऐसे ठीक से लिख लेते हैं, प्रमेय से, अतः प्रमेय से हम जानते हैं कि यदि किसी भी नंबर संख्या का, यदि किसी भी संख्या का गुणनखंड, क्या गुणनखंड में 2,5, 2 के जगह कोई भी सम संख्या भी हो सकती है, 2,5, यदि किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 नंबर या संख्या क्या गुणज के रूप में प्राप्त नहीं, प्रमेय से हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या का गुणनखंड में 2 और 5 संख्या के गुणज के रूप में प्राप्त नहीं, यदि संख्या गुणज के रूप में प्राप्त नहीं है, यदि होगा 2 और 5 संख्या के गुणज के रूप में प्राप्त होता तो संख्या 0 पर क्या 0 पर समाप्त होती। परंतु प्रश्न में या क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सिक्स के पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन इतना तो सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रमेय में जानते हैं, क्या जानते हैं आप, किसी भी संख्या के यदि गुणनखंड 2 और 5 संख्या गुणज के रूप में प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो संख्या कभी भी 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकता। ठीक है, बस आपको इतना ही काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि
व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 क्या है, संख्याएं भाज्य हैं, पर क्यों है ये बताना पड़ेगा रीजन के साथ। तो हमने अपना चैप्टर 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताया था, क्या भाज्य संख्या कौन होता है और अभाज्य संख्या कौन होता है। तो अभाज्य संख्या के बारे में, जैसे अभाज्य संख्या कौन हो सकता है बाबू, अभाज्य संख्या तो सिर्फ वही होता है ना जिसका 2 से ज्यादा क्या हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड न हो। यदि 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जा रहा है संख्या का तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। जैसे 3 है, ये एक भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। क्यों, इसका गुणनखंड या तो अब खंड करेंगे तो 3 या 3 को कौन काट सकता है, सिर्फ 3 काट सकता है या 1 काट सकता है। और कोई संख्या है जो 3 को काट सकती है, नहीं। लेकिन यदि हमारा 4 है, 4 के देखिए 4 भी काट देगा, 1 भी काट देगा और 2 भी काट देगा। तो आप 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, भाज्य। भाज्य मतलब समझ रहे हैं ना, इसको दो ही लोग नहीं, जिसको 2 से ज्यादा लोग भजा दें उसको क्या कहते हैं, अभाज्य नहीं भाज्य संख्या कहते हैं। और जिसको सिर्फ 2 ही लोग भजा पाए, भजाने का मतलब क्या, या तो स्वयं खुद को भजा दे या तो 1 उसको भजा दे। 1 तो सबको भजा देता है, भजाने का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें उस संख्या में 1 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए बाबू। जिसमें 1 से डिवाइड हो जाए, 1 तो सबको भजा देगा, ठीक है। लेकिन 3 इसके 1 के अलावा इसको कौन भजा सकता है, सिर्फ भजाने का मतलब क्या, जिसमें इस संख्या से डिवाइड हो जाए। तो 3 और 1 के अलावा इसको और कोई नहीं काट डिवाइड कर, इसमें डिविजिबल है, मतलब इसको कोई भी काट, यदि डिवाइड करें 3 से, 3 और 1 के अलावा कोई भी संख्या को पूरा पूरा काट नहीं सकता। लेकिन इस संख्या में इसको 4 भी डिवाइड करेंगे तो 1 भी 2 भी, तीनों कंडीशन में 0 क्या आ जाएगा, शेषफल हमारा। तो जब भी 0 शेषफल आ जाएगा मतलब वो कट जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा उसमें। तो सिर्फ कहने का मतलब यहाँ आप ये समझिए, जिस संख्या का 2 तक क्या हो, 2 गुणनखंड हो, वो अभाज्य संख्या। जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाए वो भाज्य संख्या। यही करना होगा हमें। क्वेश्चन में क्या दिखाना होगा, ये भाज्य क्यों है ये दिखाना है, कैसे है। तो आप बस इसको याद रखिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर देखिए भाज्य अभाज्य की बात आई, नंबर सिस्टम हमने पढ़ा रखा है, चैनल पर वीडियो अपलोड भी है। यदि आप उसको देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर ये चैप्टर हमारा समझ में आएगा, क्योंकि हर बार ऐसा आएगा समय कि हम परिमेय संख्या की बात करेंगे, अपरिमेय संख्या की बात करेंगे, भाज्य संख्या की बात करेंगे, अभाज्य संख्या की बात करेंगे। यदि आप ये सब नहीं जानते हैं, सबसे पहले आप यहाँ न देखकर सबसे पहले नंबर सिस्टम को देखिए, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ज़्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। हमारा संख्या क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर उसका गुणनखंड निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें एक कॉमन चीज है, उसको कर लेते हैं। जैसे ये 13 क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में से कॉमन लीजिए। अब यहाँ बचेगा क्या, 7 गुणे मल्टीप्लाई क्या 11 बाबू बचेगा, वहाँ 1 है तो कोई मतलब नहीं है, इधर क्या बचेगा 1। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 13 और ब्रैकेट वाले को हल कर दिए, 11 7 77 प्लस 1। अब क्या आ जाएगा, 13 गुणे 78 आ गया ना, 78 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये 13 और 78 है, ये संख्या भाज्य संख्या कब होता है, जब 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा। अब देखिए 13 तो आ ही गया एक भाज्य गुणनखंड। अब 78 को काटेंगे ना तो 2 भी आएगा, इसमें 1 भी आएगा, और ये और कई नंबरों से कट सकता है। इसलिए क्या है, एक से ज्यादा गुणनखंड हो गया कि नहीं, 2 गुणनखंड आप इसको प्राप्त कर लिए। एक संख्या यहाँ जो हल होगा, पूरा को हल करेंगे तो जो भी एक संख्या प्राप्त होगा बाबू, वो तो ये भी एक संख्या है, उस संख्या से कट गया, 1 से कट गया, और 13 से भी कट जाएगा, 78 से भी कट जाएगा। मतलब क्या, बहुत सारे से कट जा रहा है। तो ये कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। हो गई कि नहीं हो गई, भाज्य हो गई कि नहीं। ये क्यों हो रही है अभी हम लिख देंगे। अतः क्यों हो रही है लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः क्या लिख देंगे, 7 × 11 प्लस
मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये क्या है? अतः इतना के 2 से ज्यादा क्या गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए यह एक क्या है? भाज्य है। कई लोग भजा दिए ना, भजा दिए कि नहीं? ये संख्या मान लीजिए आप सोच रहे हैं 2 ही है, 2 से ज्यादा नहीं है। देखिए क्या, मान लीजिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, y प्राप्त होता है ना। y एक संख्या मान लीजिए इसका मल्टीप्लाई होके प्राप्त हो गया, हमने गुणनखंड किया 13 निकलेगा, 78 निकलेगा। y खुद एक संख्या है, इसमें 1 भी तो है, क्योंकि 1 क्या सबको भजाता है। तो 3-4 लोग इसको भजा रहे हैं ना इस संख्या को, इसलिए क्या है? ये भाज्य संख्या है। अभी हमने बताया था भाज्य संख्याओं का 2 से क्या होता है? ज्यादा गुणनखंड प्राप्त होता है। इस वाले में देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है 7 गुणे 6 गुणे 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इसमें भी देखिए दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन ले लीजिए इसको। इधर क्या बचेगा? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1, यही ना बचेगा। अब 5 तो हमारा बाहर रहेगा और इसको जोड़ लीजिए। 7 छक्का 42, 4 तिहाई 12 दूनी 24, 42 गुणे 24 हुआ इधर प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 42 गुणे 24, 4 दूनी के 8, 4 चौक के 16, 2 दूना के 4, 20, 2 2 चौक के 8, 2 10, ये आएगा। ये मल्टीप्लाई हमने एक ही स्टेप में कर दिया, ये जादू है। अभी आपको वीडियो में मिलेगा मल्टीप्लाई का एक वीडियो, हम अभी कंटेंट बना रहे हैं। ये आपको किसी भी संख्या का 2 अंक का हो 3 अंक का हो, एक ही लाइन में आप आंसर लिख देंगे, ऐसा जादू बताने वाले हैं आपको। उससे पहले अभी नहीं, अभी तो बस यहाँ पर इस क्वेश्चन की चर्चा होगी। हमारा आंसर क्या आया यहाँ होकर 1008। अब इस यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए फिर हमें इस संख्या का 2 गुणनखंड प्राप्त हो गया, इसको मिटा दीजिए, रफ का कार्य है। इस संख्या का हमें फिर 2 गुणनखंड प्राप्त हो गया, अतः इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? अतः इसको भी हम यही लिख देंगे, क्या लिख देंगे? अतः यह संख्या भी एक भाज्य संख्या है। चाहे तो आप इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार लिख दिए हैं तो इसको फिर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 4 तक हो गया। 5 को देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमारा है, ये थोड़ा लंबा है, इसमें कुछ बस एक जो क्वेश्चन हमारा है वो बस क्वेश्चन ही लंबा है, लगाना बहुत सरल है। हम आपको बता दे रहे हैं क्या करना है इसमें। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कोई मैदान है, चारों तरफ से एक वृत्ताकार। जैसे मान लीजिए एक मैदान क्या है, वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का दूसरा बंदा है, उसका नाम रवि है, उसको चक्कर लगाने में कितना मिनट? 12 मिनट लगते हैं। तो कह रहा है एक ऐसा क्या बताना है, एक ऐसा टाइम बताना है, दोनों एक स्थान पर पुनः क्या प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। चलिए ठीक है, तो आप जानते हैं क्या, जैसे सोनिया है, मान लीजिए यहाँ पर चलना, यहाँ से चलना वो लोग शुरू करते हैं, ठीक है। एक बंदा कौन है, एक बंदा है रवि और दूसरा बंदा कौन है, सोनिया। सोनिया को यहाँ से चलती है तो यहाँ तक चलने में कितना चक्कर टाइम लगता है? सोनिया को लगता है 18 मिनट, ठीक है।
18 मिनट। और रवि को एक चक्कर पूरा करने में कितना लगता है बाबू? रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगता है। तो क्वेश्चन में हमारे क्या कर रहा है कि ऐसा कौन सा, कितने टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे से क्या एक समय पर मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे वो टाइम बताना है। तो हमें क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, 12 और 18 को क्या करना होगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमें इस क्वेश्चन में ऐसा टाइम बताना है जो एक दूसरे को मिल जाए। तो इसमें कहने का मतलब जाना है क्या है? 12 और 18 का ऐसा कौन सा मल्टीपल होगा जो दोनों से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब तो यही बन रहा है ना। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में? लॉसा निकालने की ही बात कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में घुमा दिया गया है बस। तो आप 12 और 18 का लॉसा निकाल लीजिए। लॉसा निकालने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है, कर लीजिए आप। गुणनखंड कर देते हैं आप, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, तिहाई 12। और 18 कर लीजिए बाबू, 2 गुणे 3 हो गया। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 पावर 2 और 3 की पावर 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 1 और 3 की पावर 2। हमने बताया था आपको कि लॉसा जब निकाला जाता है ना बाबू, तो लॉसा निकालते समय आपको ये देखना है कि दोनों में जो संख्या कॉमन है और कितने सबसे ज्यादा घात, तो दोनों में कॉमन और ज्यादा घात तो कौन सा है, उसके बाद जो छूट जाता है उसको भी लेते हैं। तो हमें यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन हो रहा है, लेकिन 2 का सबसे बड़ा घात लिखेंगे। कितना घात सबसे ज्यादा है इसमें? दोनों में 2 है, तो 2 को लिख लिया। और ये भी देखिए, अब दूसरा नंबर है 3 दोनों में कॉमन हो